हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज का जो अपना लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपन। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेसिक लेक्चर है डीएनए के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ बात करेंगे कि अपना होगा यहाँ पे टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे न्यूक्लियोटाइड के बारे में, और उसके अंदर क्या होता है, दो तरह का न्यूक्लियोटाइड होता है, एक होता है आरएनए, एक होता है डीएनए। ठीक है, तो हम बात करेंगे अपन आज टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। आपको पता होगा देयर इज अ टू टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हम कल पढ़ लिए थे पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का जब पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर, जैसे डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, और आरएनए किसका होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ बात करेंगे कि केमिकल कंपोजिशन और उसके किसके बेसिस पे यहाँ पे टाइप्स बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल। ठीक है, कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन। इन सब के बेसिस पे हम यहाँ बात करेंगे हम न्यूक्लियोटाइड का टाइप। तो इन सब के बेसिस पे न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये दो तरह का होता है। ठीक है, ये कितने तरह का होता है, इसका टू टाइप होता है, टू टाइप्स। अब ये टू टाइप्स कौन कौन सा होता है, ये टू टाइप्स होता है, एक होता है आपका यहाँ पे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। और दूसरा होता है हमारा, वो होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड। ये क्या होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, इसी को बोलते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे इसको आप ऐसे कर सकते हो, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड को क्या बोल देंगे, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और यहाँ भी हम राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको कि हम डीएनए बोल देंगे, एंड इसको बोल देंगे राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको कि हम आरएनए बोल देंगे। ठीक है, अब चलो अब यहां बात करेंगे, सबसे पहले अपना हेडिंग होगा आज का, वो है डीएनए। ठीक है, आज का क्या है वो है अपना डीएनए, डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, मॉलिक्यूल है, ये क्या है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल ऑफ आवर सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो है सेल का ये सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। अब ध्यान दो, इसको हम क्या करते हैं, एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। इसके बारे में तो पढ़ ही लिए थे, जेनेटिक मटेरियल के सर्च का टॉपिक पूरा पढ़े थे अपन कि डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कैसे 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 डिस्कवर हुआ, कैसे माने कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो इट किसकी तरह से काम करता है, एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। आपको बताए थे ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितना लगभग जितना भी है सबका सब में क्या होगा, ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है।
तो यहाँ एक टर्म लिखे ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट क्यों लिखे यहाँ पे? ऑलमोस्ट लिखने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कुछ कुछ वायरस में, एक्सेप्ट सम वायरसेस, सम वायरसेस, कुछ वायरसेस को छोड़ के, कुछ वायरस को छोड़ के। कौन कौन सा वायरस? ये वायरस कौन कौन सा होगा? अरे बोलो, दिख नहीं रहा है क्या? दिख नहीं रहा है क्या? दिख नहीं रहा है तो इसको हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं। अब दिख रहा होगा। अब ध्यान दो, तो यहाँ पे वायरस, कौन कौन सा वायरस? तो अपना वायरस होगा यहाँ पे आरएनए वायरस। कौन सा वायरस? आरएनए वायरस। ऐसा वायरस जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए। आरएनए वायरस, उसको बोलते हैं आरएनए वायरस। इसी का नाम है क्या? रिट्रो वायरस। इसी को रिट्रो वायरस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? राइबो वायरस। राइबो वायरस। तो राइबो वायरस या आरएनए वायरस के अंदर क्या होगा? यहाँ पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है आरएनए जेनेटिक मटेरियल, आरएनए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए क्या होता है? यहाँ पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है इस वायरस में, आरएनए वायरस एंड राइबो वायरस के अंदर। ठीक है, इस सब को छोड़ के अब ध्यान दो। अब यहाँ हम बात करेंगे डीएनए के अंदर वो कौन कौन सा प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है यहाँ पे डीएनए के पास क्या क्या होता है। ठीक है, डीएनए है पहला। देखो, इसके पास ये होता है सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी। क्या होता है यहाँ पे? ये जो है सेल्फ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन करने का मतलब कॉपी करना खुद का, मतलब सेल्फ रेप्लिकेशन, खुद का कॉपी कर सकता है ये, डीएनए से डीएनए बना सकता है, मतलब सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी होता है। सेकेंड, इसके पास है सेल्फ रिपेयरिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आता है, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसको खुद को रिपेयर कर सकता है, सेल्फ रिपेयर का प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे इसके पास आता है प्रूफ रीडिंग प्रॉपर्टी होता है इसके अंदर। ये सब क्या होता है? सबको डिटेल में पढ़ेंगे अपन। प्रूफ रीडिंग प्रॉपर्टी क्या इसके अंदर होता है? सेल्फ रिपेयर प्रॉपर्टी होता है, सेल्फ एप्लीकेशन प्रॉपर्टी होता है इसके अंदर। मतलब कि प्रूफ रीडिंग मतलब कि ये अब इसके अंदर जो इसके पोलिमराइजेशन के टाइम पे इसमें अगर कोई एरर आता है तो उसको भी करेक्ट कर सकता है, मतलब एरर करेक्शन। प्रूफ रीडिंग का मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इसको बोल सकते हैं एरर करेक्शन। एरर करेक्शन का ही प्रॉपर्टी इसके अंदर होता है। किसके अंदर? डीएनए के अंदर। डीएनए के अंदर ये सब प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इतना प्रॉपर्टी होने के कारण यहाँ जो इसके पास क्या क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी है, सेल्फ रिपेयर प्रॉपर्टी है, सेल्फ रीडिंग प्रॉपर्टी मतलब प्रूफ रीडिंग प्रॉपर्टी है, मतलब कि एरर को करेक्ट करने की प्रॉपर्टी है। ये सब जो इसके पास यूनिक नेचर है, ये सब क्या है इसका? ये सब इसका यूनिक प्रॉपर्टी है। ये सब क्या है? इसका यूनिक प्रॉपर्टी है। इसी यूनिक प्रॉपर्टी के कारण जो है ये क्या है? यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए। ठीक है, इसी कारण ये है जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये सब प्रॉपर्टी होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल के अंदर। ठीक है, तो ये सब जो है, ये सब प्रॉपर्टी किसी और में नॉट फाउंड इन ऑल अदर, नॉट फाउंड इन एनी अदर बायोमोलिक्यूल, एनी अदर बायोमोलिक्यूल। किसी और बायोमोलिक्यूल्स में ये सब प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता है। ये यूनिक प्रॉपर्टी कौन सा? सेल्फ रेप्लिकेशन का, सेल्फ रिपेयर का, प्रूफ रीडिंग का। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कहाँ पाया जाएगा? तो ये C4 कहाँ पाया जाता है? ये डीएनए के अंदर पाया जाता है। अरे बोलो, ये सब का सब कहाँ पाया जाता है? ये आपका डीएनए के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो और डीएनए होता कहाँ पे है? ठीक है, अब ध्यान दो, डीएनए जो है, एक चीज ध्यान रखना, डीएनए जो है सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये जो है फाउंड इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में पाया जाएगा और साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। ठीक है, सेल के न्यूक्लियस में पाया जाएगा और सेल के साइटोप्लाज्म में भी पाया जाएगा क्या? डीएनए। ठीक है,
अब ध्यान दो, अब ये साइटोप्लाज्म में कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर पाया जाएगा। सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि कौन कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, और प्लास्टिड हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर क्या होगा, ये तुमको यहाँ पे मिलेगा क्या, डीएनए, और साथ में तो मिलता ही मिलता है, न्यूक्लियस ऑफ लिविंग सेल, ठीक है, लिविंग सेल का, कोई भी ऑर्गेनिज्म के लिविंग सेल का, ठीक है, उसके न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में देखने को मिलेगा डीएनए। अब ध्यान दो, अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट का, ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, प्रोकैरियोट के अंदर, इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म, ओनली फाउंड इन साइटोप्लाज्म, इसके क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस होता नहीं है, ओनली फाउंड इन साइटोप्लाज्म, ये जो है प्रोकैरियोट के सिर्फ साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं यूकैरियोट में, ठीक है, यूकैरियोट्स के अंदर बात करते हैं तो ये जो है बोथ साइटोप्लाज्म एंड, इसके अंदर दोनों जगह बोथ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों में पाया जाएगा, कहां पे, यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब डीएनए का शेप अगर बात करते हैं, स्ट्रक्चर का बात करते हैं, डीएनए जो है, डीएनए, ठीक है, इज लीनियर और सर्कुलर। डीएनए जो है लीनियर और सर्कुलर दोनों हो सकता है, लीनियर और सर्कुलर मॉलिक्यूल, ये जो है लीनियर और सर्कुलर दोनों हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान दो, लीनियर डीएनए कहां होता है, तो लीनियर बात करते हैं, तो यहां पे बात करेंगे लीनियर का, तो ये जो होगा ये तुमको न्यूक्लियस के अंदर जो होता है, न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोट, यूकैरियोट के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होगा वो लीनियर होता है, और साथ में यहाँ पे, ठीक है, और ये सर्कुलर जो होता है, और सर्कुलर का बात करते हैं, सर्कुलर जो होगा ये कहाँ होगा, ये होगा इन प्रोकैरियोट में, इन प्रोकैरियोट्स में, और ये होगा मतलब साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट, साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट। अब ध्यान दो, अभी जस्ट पढ़ रहे कि डीएनए जो है साइटोप्लाज्म में भी रहता है और न्यूक्लियस में भी रहता है। ध्यान, साइटोप्लाज्म में जो होता है ये सर्कुलर होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे सर्कुलर डीएनए होता है, यहाँ पे सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा, और जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर लीनियर डीएनए पाया जाएगा। कौन सा डीएनए पाया जाएगा, लीनियर डीएनए पाया जाएगा। अब ध्यान दो, ये जो लीनियर डीएनए है ये एडवांस कैरेक्टर है, ये क्या है, एडवांस डीएनए है, ये एडवांस मतलब कि प्रॉपर्टी है डीएनए का, मतलब कि लीनियर होना। और सर्कुलर डीएनए जो है, सर्कुलर जो प्रिमिटिव कैरेक्टर है, सर्कुलर क्या है, ये प्रिमिटिव नेचर डीएनए का, प्रिमिटिव कैरेक्टर आ रहा समझ। लीनियर का होना मतलब एडवांस और सर्कुलर का होना मतलब प्रिमिटिव, ठीक है। अरे बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, सब ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, मस्त आवाज आ रही है, एकदम सही से, एकदम सभी समझ में आ रहा है, क्लास मस्त चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब जो अपना है ये है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। अब क्या रहेगा अपना, अब जो अपना हेडिंग है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर का बात करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। स्ट्रक्चर जो डीएनए का दिया था ये बहुत सारा साइंटिस्ट को मिलकर दिया था ये, ठीक है, गिवन बाय, अब ध्यान दो, स्ट्रक्चर जो दिया था बहुत सारा साइंटिस्ट मिलकर दिया था, गिवन बाय
एफर्ट ऑफ मेनी साइंटिस्ट, एफर्ट्स ऑफ मेनी साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट के एफर्ट से जो है हम डीएनए के स्ट्रक्चर को पता लगा पाए। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले थे वो है यहाँ पे, सबसे पहला अगर बात करते हैं वो यहाँ पे पी ए लेविन, पी ए, ठीक है, लेविन, ये 1910 में, 1910 में, 1910 में और बात करते ये दिया था। इन्होंने बताया था कि डीएनए के पास 4 तरह का न्यूक्लियोटाइड होता है। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने ये बताया था, देखो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया था कि डीएनए जो है, डीएनए कंसिस्ट्स ऑफ 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मतलब इन्होंने बताया था कि डीएनए के पास 4 तरह का न्यूक्लियोटाइड होता है। अब ध्यान दो, मतलब कि ये जो है टेट्रा न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस दिया था। ही गेव टेट्रा न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस, टेट्रा न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस। अब ध्यान दो, ये टेट्रा न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस क्या है? इस टेट्रा न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग, मतलब कि यहाँ पे 4 जो है 4 न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाता है? फंडामेंटल स्ट्रक्चर बनाता है। 4 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, 4 न्यूक्लियोटाइड क्या करता है? फॉर्म्स अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर, फॉर्म्स अ फंडामेंटल, ठीक है, फॉर्म्स अ फंडामेंटल, ठीक है, फॉर्म्स अ फंडामेंटल क्या? ये जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चर बनाता है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलेंगे? कॉल्ड टेट्रा न्यूक्लियोटाइड। इसको क्या बोलते हैं? टेट्रा न्यूक्लियोटाइड। और जो है दिस टेट्रा न्यूक्लियोटाइड, ये क्या कहना था? दिस टेट्रा न्यूक्लियोटाइड, ये जो टेट्रा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये क्या करता है? रिपीट होता है और रिपीट होकर क्या चेन बनाता है, ठीक है, लीनियर डीएनए का। इज रिपीटेड अगेन and again and form linear DNA and form linear DNA। ये किनका कहना था? ये इनका कहना था, किसका? लेनिन का कहना था कि क्या होता है, इन्होंने दिया था टेट्रा न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस। इसके अंदर इन्होंने बताया था कि 4 न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है? एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? 4 न्यूक्लियोटाइड का एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है और उस सब स्ट्रक्चर मिल के क्या करता है? 4 न्यूक्लियोटाइड का फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है। और ये जो है, ये टेट्रा न्यूक्लियोटाइड जो क्या करता है? रिपीट करता है अगेन एंड अगेन और लीनियर डीएनए फॉर्म करता है। ये बताया था कौन? ये पी.ए. लेविन 1910 ईस्वी में, जो कि सही नहीं था। उसके बाद जो है, इसके बाद अगर बात करते हैं, उसके बाद आए कौन? उसके बाद आए यहाँ पे एरविन चारगाफ। कौन आया? नेक्स्ट उनके बाद आया एरविन चारगाफ। सेकेंड यहां बात करते हैं, वो आया चारगाफ। ये जो एरविन चारगाफ है, ये आया था 1950 में, 1950, तो 40 साल के बाद, ठीक है। इन्होंने क्या बताया? ठीक है, इन्होंने क्या बताया? देखो, he made chemistry, ठीक है, सॉरी, केमिकल
एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस ऑफ डीएनए, ठीक है, फ्रॉम मेनी डिफरेंट स्पीसीज, डीएनए फ्रॉम, ये जो है केमिकल एनालिसिस किया डीएनए का, ही मेरे केमिकल एनालिसिस ऑफ डीएनए, ऑफ केमिकल एनालिसिस ऑफ, केमिकल एनालिसिस ऑफ डीएनए ऑफ, अरे यार डीएनए क्या हो रहा है, ये केमिकल एनालिसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम मेनी स्पीसीज, फ्रॉम मेनी स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज का से जो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट मेनी डिफरेंट स्पीसीज, बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज से क्या किया ये कि डीएनए लेके उसका केमिकल एनालिसिस किया। जब उन्होंने केमिकल एनालिसिस किया तो उन्होंने पाया, ठीक है, उन्होंने पाया कि इसके अंदर जो है नाइट्रोजन बेस्ड होता है, प्यूरिन और पायरिमिडिन, इन दोनों का नंबर सेम होता है, कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या किया उन्होंने, कंक्लूजन दिया, इसके कंक्लूजन बोलते हैं, ठीक है, इज कंक्लूजन, ठीक है, आर नोन एज चारगाफ इक्विवेलेंसी रूल, चारगाफ इक्विवेलेंसी, चारगाफ इक्विवेलेंसी रूल बोलते हैं इसको, इसको ये एरविन चारगाफ का जो रूल था, ठीक है, इनका जो कंक्लूजन था, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के डीएनए का केमिकल एनालिसिस किया, उसके बेसिस पे इन्होंने बताया चारगाफ इक्विवेलेंसी रूल दिया, क्या दिया, चारगाफ इक्विवेलेंसी रूल दिया। इसके अकॉर्डिंग ये इन्होंने क्या बताया कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्यूरिन, प्यूरिन नाइट्रोजन बेस है, प्यूरिन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ये इक्वल होता है किसका, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पायरिमिडीन, ठीक है, पायरिमिडीन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन और प्यूरिन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, ठीक है। अब ये बताओ प्यूरिन के अंदर क्या क्या होता है, एडेनिन एंड ग्वानिन होता है, और पायरिमिडीन के अंदर क्या होता है, CUT, इसमें से U तो यूरेसिल होगा, यूरेसिल RNA के अंदर होता है, तो CNT मतलब यहाँ पे क्या होगा, साइटोसिन एंड थायमिन। यह बात करेंगे इसके अकॉर्डिंग, इसका मतलब क्या, प्यूरिन पायरिमिडीन बराबर होता है, मतलब कि A और G का कॉन्सेंट्रेशन, A और G दोनों मिला दो, इनका कॉन्सेंट्रेशन जो होगा C और T के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा। तो मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं 10 A प्लस G, मतलब टोटल AG अपन में CT जो है ये कितना होता है, 1। ये है चारगाफ इक्विवेलेंसी रूल, ये क्या है, चारगाफ इक्विवेलेंसी रूल। अब ध्यान दो, इसके अकॉर्डिंग अगर इसको और आगे बात करते हैं तो यहां पे इसके अंदर क्या हुआ, जितना यहाँ पे प्यूरिन होगा उतना पायरिमिडीन, मतलब कि यहाँ पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, देखो एडेनिन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एडेनिन बोले तो A, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू क्या होगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थायमिन T। उन्होंने बताया था कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन एडेनिन का क्या होगा, वो थायमिन के बराबर होगा, ठीक है। और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्वानिन जो है, ग्वानिन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन, G का मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर है, साइटोसिन के बराबर, ठीक है, मतलब C के, A तो T के बराबर है और G क्या है, C के बराबर है। और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर जो है इक्वल्स है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट के, मतलब जितना कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे शुगर का होगा
उतना ही कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा यहाँ पे, उतना ही कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा यहाँ पे, फॉस्फेट का होगा। तो फॉस्फेट और शुगर कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, इक्वल होता है। ग्वानिन का कॉन्सेंट्रेशन साइटोसिन के बराबर होता है और एडेनिन का कॉन्सेंट्रेशन थायमिन के बराबर होता है। ये सब क्या बताया था, कौन बताया था, ये सब बताया था चारगाफ का इक्विवेलेंसी रूल से आया था ये सब। ठीक है, अब ध्यान दो, अब यहाँ पे ये जो है यहाँ पे AD/GC, ठीक है, अर्स में। अब उसके बाद एक आता है बेस रेशियो, एक टर्म आता है यहाँ पे क्या, बेस रेशियो। बेस रेशियो मतलब नाइट्रोजन बेस का रेशियो। बेस रेशियो क्या होता है, वो होता है A+T AT/GC G+C AT/GC, अरे बोलो AT/GC। ये जो होता है इसको बोलते हैं बेस रेशियो। A और T का टोटल कॉन्सेंट्रेशन अपन G/C का, इसको बोलते हैं बेस रेशियो। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये पार्टिकुलर स्पेसिस में कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, कांस्टेंट फॉर अ स्पेसिस, कांस्टेंट फॉर अ स्पेसिस। एक स्पेसिस के लिए क्या होता है, ये बेस रेशियो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो, और डिफरेंट होता है डिफरेंट स्पेसिस के लिए, डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पेसिस। डिफरेंट स्पेसिस के लिए डिफरेंट होता है बेस रेशियो का। ठीक है, मतलब AT/GC का वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान दो, ये जो AT/GC है, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो AT और GC है, यहाँ पे एडेनिन और ग्वानिन जो आपस में, ये जो प्यूरिन और पैरामिडिन होता है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये क्या होता है आपस में, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये आगे पढ़ेंगे, वाटसन ने क्लिक बताया था। ठीक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। अब ध्यान दो, ये जो AT/GC को बोलते हैं यहाँ पे बेस रेशियो। अगर ये बेस रेशियो, ये जो बेस रेशियो का वैल्यू है, AT/GC का वैल्यू जो है, ठीक है, आरस में ये जो यहाँ पे AT/GC का वैल्यू है, इसका जो है वैल्यू अगर 1 से कम हो, लेस देन 1 हो, लेस देन 1, इस वैल्यू लेस देन 1 अगर हो, तो इसको बोलेंगे, इस मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे समझो, ये जो है अगर यहाँ पे A+T/G+C अगर 1 से कम है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, AT जो है, AT अधिक है, मतलब AT कम है, GC अधिक है, G+C ज्यादा है, तो इसको बोलेंगे GC रिच। क्या बोलेंगे इसको हम, इसको बोलेंगे GC रिच, GC रिच DNA। और GC रिच DNA जो है, ये जो है, ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है। ये क्या है, ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है। ये क्या है, प्रिमिटिव कैरेक्टर है। क्या, बेस रेशियो 1 से कम होना, बेस रेशियो क्या होना, बेस रेशियो का 1 से कम होना, बेस रेशियो जो है 1 से कम होना, ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। अब ध्यान दो, अगर बेस रेशियो जो AT/GC है, इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो, क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, मतलब 1 से अधिक हो, तो इस केस में क्या होगा, AT जो होगा, AT ग्रेटर देन GC, G+C के ज्यादा होगा। इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे यदा होगा। ये कहाँ होता है, इन प्रोकैरियोट। ये क्या होगा, अच्छा, ये जो प्रिमिटिव कैरेक्टर है, ये कहाँ होता है, प्रोकैरियोट में होता है। प्रिमिटिव कैरेक्टर ये कहाँ था, प्रोकैरियोट में। और इसको बोलेंगे, ये जो है, इसको बोलेंगे AT रिच। क्या बोलेंगे इसको, AT रिच। ये जो AT रिच है, ये एडवांस कैरेक्टर है। ये कहाँ होता है, यूकैरियोट में। ये कहाँ होता है, ये यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। और ये जो है, ये एडवांस कैरेक्टर है, फीचर है, एडवांस कैरेक्टर। और ये जो है प्रिमिटिव कैरेक्टर है, क्योंकि GC रिच ज्यादा कहाँ होता है, GC रिच DNA कहाँ होगा,
ये होगा प्रोकैरियोट में। जी सीरीज कहाँ होगा? जी सीरीज कहाँ होगा? ये प्रोकैरियोट में होगा। ये क्या होगा? इन प्रोकैरियोट, इन प्रोकैरियोट। ये कहाँ होगा? प्रोकैरियोट में होता है। अरे बोलो, कहाँ होता है? प्रोकैरियोट में होता है। कोई दिक्कत? तो बेस रेशियो क्या होता है? AT/GC। ठीक है, ये स्पेसीज टू स्पेसीज कांस्टेंट होता है। क्या होता है? ये स्पेसीज टू स्पेसीज कांस्टेंट होता है और इनका वैल्यू एक से कम कहाँ होता है? एक से कम होता है प्रोकैरियोट में और एक से अधिक कहाँ होगा? यूकैरियोट में। एक से अधिक होने का मतलब AT रीच, और AT रीच जो है एक एडवांस कैरेक्टर है, एडवांस फीचर है डीएनए का, और GC रीच का होना ये प्रिमिटिव फीचर है, ये प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है। अरे बोलो, इन सब के बात करते हैं जो कंक्लूजन दिया। ठीक है, अब कंक्लूजन का बात करते हैं। आपका कंक्लूजन, कंक्लूजन, ठीक है, ऑफ चारगाफ। इन सब से चारगाफ का कंक्लूजन का बात करते हैं तो इनके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि डीएनए माइट बी ए कांस्टेंट। ठीक है, सॉरी, डीएनए might be consist of two polynucleotide chain, इनके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि हो सकता है कि डीएनए के अंदर क्या हो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड का दो चेन हो। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का दो चेन हो सकता है। इन्होंने क्या बताया? डीएनए माइट बी कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो सकता है इसके अंदर, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जो क्या होगा? जो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होगा, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब ये दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगा, ये दोनों एक दूसरे क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, और ये जो है इनका जो कंक्लूजन है, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब कि चारगाफ का कंक्लूजन जो है, चारगाफ का कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ जो है ये लीनियर, मतलब कि जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो सिर्फ उसी के लिए वैलिड है। ठीक है, चारगाफ कंक्लूजन जो है, चारगाफ कंक्लूजन इज, ठीक है, एप्लीकेबल ओनली फॉर, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए है कि एप्लीकेबल होगा चारगाफ का कंक्लूजन। ठीक है, समझ में आया? अरे बोलो, तो ये था चारगाफ का कंक्लूजन। अब उसके बाद आया, उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, समझो, ठीक है, चारगाफ के बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे हम, कोई दिक्कत? यहाँ तक आवाज क्लियर है एकदम? वीडियो ऑडियो सब क्लियर है एकदम मस्त? ठीक है, इसके बाद आया वाटसन, इसके बाद आया फ्रैंकलिन और विल्किंस। ठीक है, इनके बाद कौन आया? आर फ्रैंकलिन थर्ड नंबर में बात करती है यहाँ से सब अच्छे से। ठीक है, आया यहाँ पे थर्ड में आया, वो कौन आया? आर फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। क्या 1952 में चारगाफ दिया था, 1950 में, और 2 साल के बाद आया कौन यहाँ पे? ये फ्रैंकलिन और विल्किंस। ठीक है, इन दोनों के अकॉर्डिंग, अब देखो यहां समझो अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अरे बोलो, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, इन्होंने विल्किंस और फ्रैंकलिन ने क्या किया? एक्सरे डिफ्रैक्शन दिया, टेक्निक दिया। क्या दिया? ये एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी किया डीएनए का। दे मेड
एक्सरे डिफ्रैक्शन, they made X-ray diffraction study of DNA, study of X-ray diffraction study of DNA, study of DNA। ठीक है, इसको हम जो बोलते हैं, इसको एक और नाम देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं? ये जो इसकी डिफ्रेक्शन है, इसको एक और नाम देते हैं। एक और नाम क्या है? वो है एक्सए क्रिस्टोग्राफी टेक्निक। क्या बोलते हैं इसको? एक सेकंड गाइस, इसको बोलते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक। ठीक है, अब ध्यान दो। और जब ये एक्सरे डिफ्रैक्शन किया डीएनए का, तब इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया, उस कंक्लूजन को यहाँ पर लिखना है। विल्कन्स और फ्रैंकलिन जब एक्सरे डिफ्रैक्शन किया तो उनका कंक्लूजन क्या रहा? इनका बात करते हैं यहाँ पे कंक्लूजन का। इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया? पहला कंक्लूजन का बात कर रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने बोला कि डीएनए जो है ये हेलिकल मॉलिक्यूल है। डीएनए क्या है? डीएनए इज अ हेलिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, डीएनए क्या है? हेलिकल मॉलिक्यूल है। और दूसरा उन्होंने क्या बताया? विथ और डायमीटर, चौड़ाई और इसका डायमीटर जो होता है, विथ एंड डायमीटर ऑफ डीएनए, वो क्या है? इज 2 नैनोमीटर। वो क्या है? 2 नैनोमीटर या लगभग 20 एंगस्ट्रॉम। इसका चौड़ाई विथ बोलो या इसका डायमीटर बोलो। ठीक है, इसका विथ बोलो या डायमीटर बोलो। तो डीएनए बोला ये हेलिकल मॉलिक्यूल है। इस तरह से क्या है? ये हेलिकल मॉलिक्यूल है। तो ये जो हेलिक्स बना रहा है यहाँ पे, ये जो हेलिकल में डबल स्टैंडर्ड है हेलिकल, इस हेलिक्स का जो इस तरह से ये विथ है, ये डायमीटर है, ये कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम है। कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम। ये पूरा विथ कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम है। और तीसरा कंक्लूजन इनका क्या है? वो है लेंथ ऑफ वन हेलिक्स। एक हेलिक्स का लेंथ क्या है? हेलिक्स का लेंथ जो है वो क्या है? इज 3.4 नैनोमीटर। मतलब कि ये लगभग 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एक हेलिक्स का लेंथ, वन हेलिक्स का लेंथ। मतलब एक हेलिक्स ये होता है पूरा, वन हेलिक्स। ये पूरा इधर से मुड़ता है ना, पूरा मुड़ के देखो, यहां से मुड़ा फिर यहां आया, जहां से यहां से गया था फिर यहीं आया घूम के, उसको वन हेलिक्स बोलेंगे। वन हेलिक्स। ठीक है, तो वन हेलिक्स का जो लेंथ होता है वो कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर या फिर 34 एंगस्ट्रॉम। और उनके बाद फोर्थ कंक्लूजन क्या बताया उन्होंने? फोर्थ ये बताया, वो जो वन हेलिक्स है ना, उस वन हेलिक्स के अंदर जो है, उस वन हेलिक्स के अंदर कितना होता है? 10 बेस पेयर होता है। देयर आर 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर। ठीक है, इन वन हेलिक्स, इन वन हेलिक्स। मतलब ये जो हेलिक्स है ना, इस हेलिक्स के अंदर क्या होगा? 10 बेस पेयर होगा। ठीक है, बेस पेयर क्या होगा? जब ये डीएनए क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। उस डबल स्टैंडर्ड में जैसे कि एक प्यूरिन एक पैरामिड से जुड़ा रहेगा, तो जैसे कि ए टी से जुड़ा है, तो ए और टी दोनों के साथ बनेंगे एक बेस पेयर। फिर जी सी एक बेस पेयर। मान लो इधर टी है, इधर ए है, तो एक बेस पेयर, तो एक उसको बोलेंगे एक बेस पेयर।
ठीक है, तो इस तरह से 10 बेस पेयर यहाँ पे क्या है, एक हेलिक्स के अंदर होता है। ठीक है, और पांचवा यह था कि दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस, मतलब कि यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर वो क्या होता है, 0.34 एंगस्ट्रॉम। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज, वो कितना होता है, वो होता है 0.34 नैनोमीटर, या इसी को बोलेंगे 34 या 3.4 एंगस्ट्रॉम। ऐसा क्यों? क्योंकि एक हेलिक्स के अंदर 10 बेस पेयर है, और एक हेलिक्स का लेंथ कितना है, वो है, एक हेलिक्स का लेंथ कितना है, अरे बोलो 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम में 10 बेस पेयर है, तो एक बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये आंसर है 3.4 एंगस्ट्रॉम। अरे बोलो कोई दिक्कत नहीं, सब एकदम बढ़िया चल रहा है एकदम। ठीक है, तो ये था फ्रैंकलिन और यहाँ पे विल्किंस का एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक से ये सारा कंक्लूजन उन्होंने ये सब बताया। ये जो पूरा हेलिक्स है डीएनए का, इस हेलिक्स का जो डायमीटर है वो कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम, और हेलिक्स के बीच का लेंथ कितना है, वो है, हेलिक्स का लेंथ कितना है, वो है 34 एंगस्ट्रॉम, लेंथ ऑफ वन हेलिक्स। और एक हेलिक्स के अंदर कितना बेस पेयर होता है, 10 बेस पेयर होता है, और दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, वो होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। इतना कुछ ध्यान रखना। एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक जो दिया था विल्किंसन और फ्रैंकलिन ने, विल्किंस और फ्रैंकलिन का एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक से इतना कुछ पता चला। ठीक है, अब उसके बाद है वाटसन एंड क्रिक। ये दिया है डबल हेलिक्स मॉडल। ये क्या दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल। अब देखो उसी टाइम पे लगभग 52-53 में, तो 1952 में क्या था, और 1952-53 में आया विल्किंसन, ये क्या कहते हैं, वाटसन एंड क्रिक। यहाँ बात करेंगे हम फोर्थ, यहाँ पे बात करेंगे हम वाटसन एंड क्रिक का मॉडल। वाटसन, ठीक है, वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ये कब दिया था, 1952 से 53 के बीच में। और इसमें ये देखो वाटसन एंड क्रिक, इनका कंक्लूजन, इनका अगर बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया, देखो ये कंप्लीट 3D मॉडल दिया था डीएनए का। दे गिव ठीक है, दे गिव अ कंप्लीट 3D मॉडल, ठीक है, ऑफ डीएनए। ये कंप्लीट 3D मॉडल बताया डीएनए का। अब ध्यान दो, इसके अंदर जो है विड्थ और डायमीटर जो है ये उतना ही बताया जितना कि फ्रैंकलिन बताया था। वो कितना होता है, 2 नैनोमीटर, मतलब कि ये 20 एंगस्ट्रॉम, जितना फ्रैंकलिन ने बताया, फ्रैंकलिन विल्किंस बताया था उतना ही ये बताया। और लेंथ ऑफ वन हेलिक्स, लेंथ ऑफ वन हेलिक्स जो होता है इसने भी उतना ही बताया। ठीक है, अच्छा, ये जो था कंप्लीट 3D मॉडल दिया था, और इसके अकॉर्डिंग भी इन्होंने भी उतना ही बताया सब कुछ। वन हेलिक्स का लेंथ कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 3.4 नैनोमीटर। ये सारा कुछ उतना ही बताया, 3.1 नैनोमीटर। अच्छा, वैसे ये सब तो उसी का था, ये तो छोड़ो, इसको क्या लिखते हैं इसमें, वो सब उन्हीं का था, विल्किंसन फ्रैंकलिन, ये अपने मॉडल में उतना ही लिखा था। लेकिन इसके मॉडल के 3D मॉडल उसके अकॉर्डिंग क्या था, तो उसको बात करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, तो इसमें क्या लिखे अपन, पहला तो ये लिख दिया कि दे गिव अ कंप्लीट 3D मॉडल ऑफ डीएनए। उसके बाद उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई ये कि डीएनए इज अ डबल हेलिकल मॉलिक्यूल। क्या ये, वो डबल हेलिकल मॉलिक्यूल है। डीएनए क्या है, डीएनए एक डबल हेलिकल मॉलिक्यूल है। डीएनए क्या है, डीएनए इज ए डबल हेलिकल
मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब कि मेड ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दैट इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो देखो यहाँ पे चारगाफ का जो हाइपोथेसिस था, कंक्लूजन था, वो प्रूफ हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि इन्होंने वाटसन ने क्रिक डबल हेलिक्स 3D मॉडल दिया, डबल हेलिकल मॉडल। डबल इसके अंदर ये क्या बोला कि ये जो है दो पॉइंट का चेन है डीएनए। ठीक है, और ये जो हेलिकल है वो क्या है? हेलिकली, ये जो है हेलिकली क्वाइल्ड है। ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो क्या है वो ये हेलिकली, ठीक है, हेलिकली क्वाइल्ड है। ये क्या है? ये हेलिकली क्वाइल्ड है इन राइट हैंडेड मैनर, इन राइट हैंडेड डायरेक्शन, इन राइट हैंडेड डायरेक्शन, राइट हैंड की तरफ, इस तरह से राइट हैंडेड डायरेक्शन, राइट हैंडेड। ठीक है, राइट हैंडेड डायरेक्शन में क्या है? ये हेलिकली क्वाइल्ड है वो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, अब ध्यान दो, जस्ट लाइक अ ठीक है, रोप लेडर, रोप लेडर। आपको रोप लेडर देखे होंगे कि जो बड़े बड़ी बिल्डिंग में जो पेंट किया जाता है, रस्सी का इस तरह सीढ़ी होता है। ये रस्सी है दो, इसके बीच में यहाँ पे बीच में यहाँ पे सॉलिड, मान लो यहाँ डंडा लगा होता है। ठीक है, ये रॉप लेडर है। इस रॉप लेडर को क्या करो? इस तरह से ट्विस्ट कर दो। क्या कर दो? इसको ट्विस्ट कर दें। जब इस तरह से ट्विस्ट कर देंगे तो उसको उसी तरह का होता है यहाँ पे रोप लेडर विद सॉलिड स्टेप, रोप लेडर विद सॉलिड स्टेप, ट्विस्टेड, और ये क्या आपस में ट्विस्टेड स्पाइरली। तो इसी तरह का मॉडल होता है, इसी तरह का डीएनए होता है। ठीक है, और इन्होंने ये बताया, और इन्होंने इसमें ये बताया ये चेन है, ये यहाँ पे चेन बना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन बन रहा है। इस चेन के अंदर ये डीएनए का जो चेन है पूरा, इसमें जो बैकबोन है, चेन का जो बैकबोन है, ठीक है, ये अल्टरनेट यूनिट का बना होता है। ठीक है, द बैकबोन ऑफ चेन। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे, द बैकबोन ऑफ चेन, चेन का बैकबोन है वो क्या है? इज मेड अप ऑफ अल्टरनेट यूनिट्स ऑफ, किसका होता है? अल्टरनेट यूनिट ऑफ शुगर फॉस्फेट, इस तरह से ये होगा। शुगर फॉस्फेट का होगा। अब ध्यान दो, और इसके अंदर जो होगा एंड नाइट्रोजन बेस होगा, नाइट्रोजन बेस क्या होगा? वो प्रोजेक्टेड टुवार्ड्स, इसमें अगर बात करते हैं इसमें नाइट्रोजन तो वो क्या होगा? ये प्रोजेक्टेड टुवार्ड्स, ठीक है, इनर साइड ऑफ हेलिक्स, इनर साइड ऑफ हेलिक्स। ये क्या होगा? हेलिक्स के इनर साइड में प्रोजेक्टेड रहता है। अरे बोलो, ठीक है, ये क्या होगा? इनर साइड। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, और इससे नेक्स्ट अगर बात कंक्लूजन देखते हैं यहाँ पे, ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंटी पैरेलल होता है दूसरे का, बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो क्या होता है? ये चेन आर
एंटी पैरेलल टू इच अदर, एंटी पैरेलल टू, दोनों कोऑर्डिनेट चेन क्या होता है, दूसरे के एंटी पैरेलल होता है, ठीक है, और एंटी पैरेलल। एक का डायरेक्शन जो होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, 5 प्राइम 3 प्राइम, तो दूसरा क्या होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम। अरे बोलो, तीसरा क्या होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इस तरह से। अच्छा, ये जो एरो दिखा रहा है, एरो दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, मतलब डायरेक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन को एरो दिखा रहा है, इसलिए एरो इधर हमेशा पॉलीमराइजेशन होता है 5' to 3' होता है, ठीक है, 5' इन्फीरियर होता है, 3' पे आके नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ते रहता है। तो ये हो गया, ये एरो ये शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन को। तो एक 5.3 प्राइम, एक 5 यहाँ पे 3.5, इस तरह होगा, एंटी पैरेलल है दूसरे का, ठीक है। अब ध्यान दो, और एक चीज और यहाँ पे, ये दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो होता है जो होगा नाइट्रोजन बेस जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है यहाँ पे। बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैव, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के पास क्या होगा, हैव कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। इसके पास क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है। कहने का मतलब इसके अंदर जो एडेनिन होगा वो एटी जो है एडेनिन जो थायमिन जुड़ा रहेगा, और डबल बॉन्ड से, मतलब डबल यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ बॉन्डिंग क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, और जी जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है साइटोसिन से, ठीक है। ये बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, और ये क्या होता है बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस बीच में ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अरे बोलो, ये क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे कि इसमें ये जो है क्या कह रहा है यहाँ पे, ये हमेशा प्यूरिन हमेशा अब यहाँ पे एक एसेशन रीजन में काम आएगा, एक चीज उसको ध्यान रखना यहाँ पे, प्यूरिन ऑफ वन चेन इज ऑलवेज paired with pyrimidine of other chain। अब देखो, एक का प्यूरिन दूसरे के पायरिमिडीन से जुड़ा रहता है, ठीक है, पायरिमिडीन ऑफ अदर चेन, इसलिए क्या होता है, हैंस इसलिए क्या होता है, डायमीटर ऑफ डीएनए, डायमीटर ऑफ डीएनए क्या होता है, वो यूनिफॉर्म होता है, रिमेन यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म होता है। क्यों यूनिफॉर्म होता है डायमीटर इसलिए डीएनए का यूनिफॉर्म होता है क्योंकि एक चेन का जो होता है प्यूरिन, एक चेन का जो प्यूरिन होगा वो अदर चेन के पैरामिडीन से क्या होता है, पेयर होता है, और अदर चेन हैंस डायमीटर क्या होता है, इसलिए डायमीटर क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, डायमीटर क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। अरे बोलो, ये डायमीटर क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, इसे ध्यान रखेगा। और उसके बाद इन्होंने जो मतलब कि यहाँ पे फ्रैंकलिन और विल्किंस बताया था कि इसका जो डायमीटर होता है, विद डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम था, ये इन्होंने ये बताया था कि विद एंड डायमीटर जो होता है, इसका विद या डायमीटर जो होता है ये कितना होता है, ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है, इन्होंने बताया हुआ था। और लेंथ ऑफ वन हेलिक्स
लेंथ ऑफ वन हेलिक्स का लेंथ जो है 34 एंगस्ट्रॉम होता है, इन्होंने बताया वही बात। उसके बाद देयर आर 10 बेस पेयर इन वन हेलिक्स, एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होता है, इसमें ये बताया। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर जो होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर वो कितना होता है 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये सब बात ये उसने नहीं बताया। ये था अपना वाटसन एंड क्रिक का मॉडल। अब ध्यान दो, तो ये था अपना वाटसन एंड क्रिक का मॉडल। और इसमें और क्या है, देखो एक चीज और ध्यान दो यहाँ पे कि एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट दो एडजेसेंट बेस पेयर जो है उसके बीच में एंगल जो होता है वो होता है 36 डिग्री। कितना होता है 36 डिग्री। अब उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे कि ड्यू टू हेलिकल स्ट्रक्चर के कारण यहाँ क्या होता है, माइनर और मेजर ग्रुप बनते रहता है डीएनए के अंदर। मेजर एंड माइनर ग्रुप्स डेवलप इन डीएनए। अभी जो मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप क्या होता है उसको अपन इमेज में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, यहां तक के लिए गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग और लिसनिंग। आज अपन पढ़े अपन डीएनए का मॉडल, डीएनए का स्ट्रक्चर और अलग अलग साइंटिस्ट इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेनेशन देने में, उसको सारा यहाँ पे अपन आज पढ़े। तो काफी इंफॉर्मेटिव लेक्चर था, काफी इंपॉर्टेंट था, इसमें बहुत सारा डेटा आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, जो कि आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में सहायता करेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, उसको अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लिसनिंग गाइस। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर इसका फीडबैक दें और ठीक है दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग लिसनिंग। बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।